बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी मेडिसिन इज़ अ वेरी वोलेटाइल सब्जेक्ट। जब कम्युनिटी मेडिसिन एक सब्जेक्ट नहीं होता था, फोरेंसिक मेडिसिन होता था, तो स्टूडेंट को फोरेंसिक मेडिसिन से जान निकलती थी और वो ये कहते थे कि फोरेंसिक मेडिसिन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ एमबीबीएस। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे कम्युनिटी मेडिसिन भी बैठी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कम्युनिटी मेडिसिन को किस तरह से हैंडल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये कम्युनिटी मेडिसिन एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और जब एग्ज़ाम आए या कोई सवाल पूछा जाए बस जनरल बातें लिख के आ जाओ, स्पेसिफिक बातें ना लिखो, जो क्वेश्चन से रेलिवेंट बातें हैं वो ना लिखो, बस छोटी मोटी बातें जो कहीं से समझ लिया है वो हर क्वेश्चन में आपने लगा देनी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन के 14 एससीक्यू के अंदर जो 4 एससीक्यू है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। कम से कम 3 या 4, तीन तो मिनिमम है, मैक्सिमम 4 भी हो सकती है। वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और इनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको सही तरह से मुश्किल में डालते रहेगी। 3 से 4 तो आपके थ्योरी में आते हैं और 3 ही आपके आपके ओएसपी में आते हैं। इन शॉर्ट आपके तकरीबन 6 या 7 सवाल ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो आपने न्यूमेरिकल्स को आपने अलहदा करना है थ्योरी से। तो नंबर 1 चीज़ क्या होती है कम्युनिटी मेडिसिन को देखने के लिए, कि आपने कम्युनिटी को 2 में डिवाइड करना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अब जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स है इस चैप्टर कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर वो कौन कौन से हैं? तो जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स है अगर मैं बताता जाऊँ तो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर वो बायोस्टैट है। लेकिन शुरू में आते हैं तो एपिडेमियोलॉजी, जिसमें केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी। सबसे पहले आपने ये पहचाना है कि केस कंट्रोल स्टडी है या कोहॉर्ट स्टडी है। कैसे पहचानोगे? कि अगर एक्सपोजर से डिफेक्ट की तरफ, एक्सपोजर से डिजीज की तरफ, रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ लेके जाए, दिस इज द प्रोस्पेक्टिव या कोहॉर्ट स्टडी या लॉन्गिट्यूडिनल या इंसिडेंट स्टडी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें केस कंट्रोल की, तो उसमें पहले केस कंट्रोल दिए भी होंगे और फिर हम एक्सपोजर की तरफ जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, रिट्रोस्पेक्टिव है। तो एपिडेमियोलॉजी में से यहाँ से सवाल आता है। अब केस कंट्रोल या कोहॉर्ट स्टडी पहले डायग्नोस करना होता है, फिर 2x2 टेबल बनाना होगा, फिर आपने उसके हिसाब से स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मालूम करनी है। जो कोहॉर्ट के अंदर आपको रिलेटिव रिस्क, AR यानी एट्रीब्यूटेबल रिस्क, एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, जबकि वहाँ पर आप क्रॉस रेशो इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रेशो या ओड रेशो, AD/BC। तो एपिडेमियोलॉजी में तो यहाँ से आ जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो हमारा कम्युनिकेबल है इसमें 1 से लेकर 2 जगह, एक जगह पे मेनली न्यूमेरिकल आएगा, वो आएगा स्प्लीन रेट, कि जो मलेरियल पैरासाइट का रेट है उसको देखने के लिए फार्मूले है। तो उसको वहाँ से देख लेना। मैं अगर यहाँ से आपको ओपन करके दिखाऊँ, लाइक अगर आप यहाँ पे आओगे चैप्टर में, ये वाला सप्लीन रेट, यहाँ पे कुछ फार्मूले है। एनुअल पैरासाइट रेट, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। ओके, सप्लीन रेट या सप्लीन इंडेक्स होता है। इन्फेंट पैरासाइट रेट जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऑफ मलेरिया ट्रांसमिशन, आपने इसको देख लेना है। तो ये तो चैप्टर हो गया इसमें से, यानी इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांस काफ़ी कम है। तो पहला एपिडेमियोलॉजी आप देख लो अच्छे तरीके से, फिर आप आ जाओ स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग, एनदर चैप्टर फॉर पोटेंशियल न्यूमेरिकल। तो इसमें से आपने न्यूमेरिकल देख लेना, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वाला। फिर आप आओगे बायोस्टैट और डेमोग्राफी। तो और इसके अलावा न्यूट्रिशन में से BMI है। तो ये वो चैप्टर है जहाँ से न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल आने के चांस रिलेटिवली कम है, हाँ आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल आने के चांसेस 90% है। तो आपने इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पे फोकस करना है एज कम्पेयर टू थ्योरी, लेकिन थ्योरी भी पढ़नी है। तो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर तो हो गया एक साइड पर, बाकी बचते हैं थ्योरी वाले चैप्टर। अब थ्योरी में भी 2 ही चीज़ें हैं, हम मेनली थ्योरी वाले चैप्टर को 2 में डिवाइड करते हैं, या तो उस चैप्टर में डेफिनेशन होगी या उस चैप्टर में कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता जाऊँ, एक एग्जांपल देकर समझाऊँ कि जैसे एक डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन है। ओके, तो अगर हम हेल्थ वाली डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो हेल्थ की या तो ये डेफिनेशन है और दूसरी तरफ या इसके कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे WHO की कंपोनेंट्स है, या तो कंपोनेंट वाले सवाल आ सकते हैं जिसमें आपने रट्टा मारना है, या डेफिनेशन जिसको एज इट इज रट्टा मारना है। अगर कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेफ के अगर फंक्शन को रट्टा मारना है, तो इसको रट्टा मारने का सबसे इजी तरीका है चीप। ओके, या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, अगर एपिडेमियोलॉजी का पूछे, एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन और एपिडेमियोलॉजी के कंपोनेंट, इसी तरह के 2 सवाल बनते हैं। ओके, तो डेफिनेशन को किस तरह से तैयार करना है, यूजेस को कैसे तैयार करना है, यूजेस को या कंपोनेंट्स को या फंक्शन को तैयार करने के लिए आपने मिमोनिक बनाना है। फॉर एग्जांपल एपिडेमियोलॉजी के लिए है स्पेक्स, एस फॉर सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन। ओके, P फॉर क्या होगा, प्लानिंग इवैल्यूएशन है। E फॉर क्या होगा,
पी से प्लानिंग है, ई से वैल्यूएशन आ जाती है। इसके बाद सी से क्या होता है, कंप्लीटली द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इन शॉर्ट आपने मेमोनिक बना के काम करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब डेफिनेशन को किस तरह से तैयार करना है, डेफिनेशन के अंदर आपने हमेशा की वर्ड ढूंढने हैं। फॉर एग्जाम्पल एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन है, तो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला की वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 है डिटर्मिनेंट, ये 2 कीवर्ड होते हैं। नंबर 3 किस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन या डिटर्मिनेंट, तो जो हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट्स या डिजीज है। नंबर 3 जो होगा उस नॉलेज की एप्लीकेशन है। इन शॉर्ट आपने पूरी डेफिनेशन को हर्फ बाय हर्फ रट्टा ना मारो, बल्कि इसमें से कीवर्ड ढूंढो, बाकी को एडजस्ट करके आप डेफिनेशन बना सकते हो। ओके, तो ये तो आपको बता दिया थ्योरेटिकल वाला चैप्टर वाला। ओके, और कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर बताता जाओ, जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्चुअल। और जब कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। तब आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने न्यूज़पेपर की तरह किताब को पढ़ा है, न्यूज़पेपर की तरह किताब को पढ़ने की वजह से आपको मुश्किल आएगी उन सवालों को सॉल्व करने में। ओके, तो उन सवालों में ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन ही ठीक है या कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ये तो हो गया थ्योरी वाला पोर्शन या एससीक्यू वाला पोर्शन। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू वाले पोर्शन की तरफ। जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू के लिए आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है कैसे। एक्सेल के लास्ट में बहुत सारे एमसीक्यू हर चैप्टर वाइज है, पूरी बुक के एमसीक्यू है, एक इसको तैयार कर लेना। नंबर 2 आपके पास पीडीएफ होगा खालिद मसूद का, उसको तैयार कर लेना। नंबर 3 पास्ट एमसीक्यू वाली किताब होगी, उसको तैयार कर लेना। आई थिंक अगर आप इन 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो आपके एमसीक्यू गलत होने के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाएंगे। अगर एमसीक्यू पे ग्रिप ज़्यादा होगी, ग्रिप ग्रुप करूँ, एमसीक्यू पे ग्रिप ज़्यादा होगी तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने थ्योरी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी, आपके एमसीक्यू आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देगी अच्छे नंबर लेने में। ओके, तो ये आपको मैंने बताना था कम्युनिटी मेडिसिन को डील करने का। ओके, और कुछ जगहों पर कम्युनिटी मेडिसिन में टेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल एपीआई वाला। तो अगर आपको एपीआई टेबल समझने में मुश्किल हो रही है तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे जाके एपीआई सर्च कर लेना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना एपीआई मेड इजी एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो मैंने पूरे टेबल को आसान सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।